नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे थे। एक हम लोगों ने कर लिया था, आज दूसरे सीरीज को हम लोग देखेंगे। और ये मैं लिखा तो हूँ एसएससी जीडी, लेकिन जिनको एमटीएस देना है, एमटीएस वालों के लिए भी ये सामान्य रूप से उपयोगी होगा। और ये बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में पहले पूछे जा चुके हैं और कुछ एमटीएस में भी पूछे जा चुके हैं। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और आप प्रश्नों को पूरा देखेंगे। हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है वह है, कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो ये अथर्व वेद है और अथर्व वेद में भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि के विषय में दिया गया है। और साथ ही इस वेद में भारतीय आयुर्वेद के विषय में भी जानकारी दी गई है। बाकी तीन वेद जो हैं, शुरुआत के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनमें पारलौकिक बातें की गई हैं, जबकि अथर्व वेद में लौकिक बातें की गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। इसी में बीमारियों को दूर करने के लिए और बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए मंत्र दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो इसके लिए अनुच्छेद 71 है। अनुच्छेद 71 के अनुसार यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन इसके लिए नियम यह भी है कि अगर कोई विवाद है तो कोर्ट में मामला 1 माह के अंदर ही जा सकता है। 1 माह से अधिक हो जाने पर उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? ये पिछली बार आपसे जीडी में पूछा भी जा चुका है इस क्वेश्चन को। बाजीराव मस्तानी के लिए इन्हें पंडित बिरजू महाराज को दिया गया था ये सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार। और इसके अलावा बिरजू महाराज को पद्म विभूषण भी मिल चुका है, लता मंगेशकर सम्मान भी मिल चुका है, कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। और ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि बिरजू महाराज का घराना कौन, तो लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से वे संबंधित हैं। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 47वां आसियान सम्मेलन अक्टूबर 2025 में कहाँ संपन्न हुआ? ये 47वां आसियान सम्मेलन जो है यह मलेशिया के कुआलालंपुर में 2025 में संपन्न हुआ। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि तिमोर लिस्टे को इसमें आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट होंगी। किस देश को शामिल किया गया इसमें 11वें सदस्य के रूप में आसियान में, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। लिस्टे तिमोर को शामिल किया गया, तिमोर लिस्टे को। और अगला कहाँ होगा, 2026 में कहाँ होगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि 2026 में आसियान का सम्मेलन फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, CISF का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो ये तो फैक्ट आधारित है, करंट अफेयर। CISF का नया महानिदेशक ये प्रवीर रंजन को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित हैं? यह भी पिछली बार आपसे जीडी पूछा है। तो संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 जो है यह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और साथ में आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और देश
सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करेगा, ये नीति निर्देशक तत्वों में ही दिया हुआ है। इसी में कहा गया है कि भूख से किसी को नहीं मरने दिया जाएगा, या जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू होती हैं वो अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही शुरू की जाती हैं। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में इसे शामिल किया। अगला प्रश्न है कि गौर किस राज्य का लोक नृत्य है। गौर ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है, और इसे विवाह के अवसर पर वहाँ पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, लोक नृत्य है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हम लोग बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना में है, ये हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, और ये वैष्णव संत की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य, वैष्णव संत रामानुजाचार्य, उनकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। 2022 में इसे बनाया गया था। और यदि आपसे स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछे तो वो गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा है। दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाएगा तो सरदार पटेल, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जाएगा तो वैष्णव संत रामानुजाचार्य, ठीक है, तेलंगाना में है ये। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, नैना झावेरी का संबंध किस नृत्य से है। तो नैना झावेरी ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। झावेरी बहनें जो भी हैं, रंजना झावेरी हो, ठीक है, जितनी भी झावेरी बहनें हैं वो सब मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। इसके अलावा सविता मेहता, ये भी नल कुमार सिंह, ये भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। तो इन लोगों को आप ध्यान में रखेंगे। नैना झावेरी मणिपुरी नृत्य से, झावेरी सभी बहनें, अभी बताया था मैंने, दर्शना झावेरी या रंजना झावेरी, ये सब मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क खनिज है। तो तांबे का अयस्क खनिज जो है वो चैल्कोसाइट है, और ये तांबे का अयस्क खनिज, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सिनेबार और गैलेना की बात करें तो सिनेबार जो है यह मरकरी का है, और गैलेना की अगर हम लोग बात करें तो यह लेड का है। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे कि सिनेबार मरकरी का, गैलेना लेड का, और चैल्कोसाइट ये आपका तांबे का अयस्क खनिज है। तो आंसर हो जाएगा चैल्कोसाइट। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का उद्देश्य होता है ये सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है, ये सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य होता है। 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, विनिवेश आयोग जो बना था यह 1996 में बना था। 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। प्रतिस्पर्धा भी, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाने के लिए इसका गठन हुआ था, और सरकार पर राजस्व का बोझ, ये राजस्व उत्पन्न करने के लिए, सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए इसका गठन किया गया। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वह है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था, तो प्रमुख विशेषता इसकी गरीबी हटाओ। और साथ में ये भी ध्यान में रखेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई थी। 20 सूत्री भी 5वीं पंचवर्षीय का ही है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हम लोगों का है कि 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया, किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो था यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 86वां संशोधन, और ये 86वां संविधान संशोधन जो है यह 2002 में किया गया था। तो इस प्रकार 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यह 2002 में संविधान में शामिल हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा देने का कर्तव्य उनके माता पिता, अभिभावक इनका होगा। ठीक है, तो यही था हम लोगों का 11वां मौलिक कर्तव्य। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में कृष्णा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है और इसे नदी तमा कहा गया है, नदी तमा कहा गया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि उस समय की सबसे प्रमुख नदी कौन थी, तो सबसे प्रमुख नदी यही सिंधु थी। ठीक है, और इसका कृष्णा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। और वैदिक संहिताओं की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक संहिताओं में हमारे 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिताओं में टोटल 33 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये हल्दा महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है और ये नए वर्ष के अवसर पर वहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।